हमारे अतिथियों ने इस सेमिनार में सहभागिता की है और मैं आप सबका परिचय करा दूं। पंक्ति में सर्वप्रथम बैठे हैं ब्रजेश दीक्षित जी, जिनसे आप लोग परिचित होंगे। आप बहुत ही कर्मठ, योग्य और जिसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छे कुशल वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। आपका स्वागत है। क्या हम लोग को भी आना है? आप जब सब लोग हो गए हमारे संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय सुनील साहू सर से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि आज के सेमिनार के संबंध में अपने यहाँ पर विचार रखें। आदरणीय सुनील साहू सर। धन्यवाद महेंद्र जी। आज के इस 2 दिवसीय शिक्षक शिक्षा सेमिनार में पीछे आवाज मत करिए। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त खुर्शीद हसन जी, विक्रम रोसिया जी, डॉक्टर सुमन गुप्ता जी, डॉक्टर अनिरुद्ध रावत जी, डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी, नवीन दुबे जी एवं उपस्थित आप समस्त जनपद के समस्त ब्लॉकों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि इस सेमिनार का जो विषय है शिक्षक शिक्षा में बदलाव, हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए हैं, हमारे अतिथि भी हैं, हमारे मुख्य वक्ता भी हैं। पहली बार संस्थान में इस तरह का आयोजित किया जा रहा है। मैंने कई बार प्रयास किया, SCRT को लिख के दिया सेमिनार के लिए, ये पहली बार है और ये पहला प्रयास भी है। लेकिन हमारी जो टीम है, अच्छा मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग इतने रिसर्च पेपर मेल भी करेंगे। काफ़ी लोगों ने रिसर्च पेपर अपने शिक्षक शिक्षा बदलाव पर अपने मेल किए हैं, अपने जो विचार हैं उन्हें प्रस्तुत करने का आपको अवसर मिलेगा। हालांकि इतने मेल आए हुए हैं कि सबको सम्मिलित कर पाना थोड़ा कठिन होगा। तो जो मुख्य रूप से जो कुछ सेमिनार हैं जिनका रिव्यू किया गया है, उनमें से आपको जरूर आमंत्रित करके आपको अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका अवसर जरूर दिया जाएगा। और जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं है और यकीन मानिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। मुझे कोई भी मतलब पहला प्रोग्राम हम ऐसा करा रहे हैं कि मुझे कोई मतलब मन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे जो वक्ता हैं और आपको वास्तव में ये 2 दिवस आपको बहुत कुछ इस सेमिनार में जो आपको सीखने को मिलेगा और आपके द्वारा जो बताया जाएगा वो हम भी ग्रहण करेंगे। लेकिन पूरे यकीन से कह सकते हैं कि जब हमारी जो टीम है, जिसमें डॉक्टर अनिरुद्ध रावत जैसे जो वक्ता हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, ब्रजेश जैसे हैं और खुर्शीद हसन है, नवीन है, विक्रम रोसिया जी हैं, सुमन गुप्ता मैम हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से जो शिक्षक शिक्षा में जो बदलाव किए हैं। हालांकि प्राचीन पद्धति से अभी तक बहुत से बदलाव हुए हैं। हम वैदिक युग में देखेंगे जहाँ ज्ञान की परंपरा थी, वहाँ केवल ज्ञान डिलीवर्ड किया जाता था सभी तक। लेकिन जब बदलाव हुआ,
पहले जो ज्ञान की परंपरा थी केवल ज्ञान देकर के ही मतलब ज्ञान दिया जाता था, लेकिन बाद में जो बदलाव हुआ आज के युग में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी देखते हैं, ऐप के माध्यम से भी देखते हैं और विभिन्न संसाधनों के माध्यम से जो शिक्षा में जो बदलाव हुआ है इन 2000 वर्षों में शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं और आगे भविष्य में भी नई नई पद्धतियां लागू होकर के भी शिक्षण व्यवस्था को मतलब सुधारात्मक कदम जो उठाए जा रहे हैं उसमें तरह तरह के बदलाव किए गए हैं। हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता हैं उन्होंने अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से अपने विद्यालयों में जो बदलाव किए हैं, जब वो अपने अनुभव आप तक प्रेषित करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो आप में भी एक नई एनर्जी का प्रवाह होगा और आपको वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यकीन मानिए 2 दिवस के बाद जब आप जाएंगे अपने विद्यालय में तो आपको लगेगा कि वास्तव में मुझे भी कुछ नया करना चाहिए। और बदलाव जैसा कि सृष्टि का नियम है और आने वाले समय में हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, हमें भी बदलना होगा और हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव भी आवश्यक होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ये सेमिनार का हम शुरुआत करते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित को कि वो मंच को संभालें और इस सेमिनार का शुभारंभ करें। मंच के संभालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आदरणीय सुनील सर जी और हमारे साथी जिनसे हम लोग अक्सर मुलाकात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं और फुर्सत के पलों में आनंद भी उठाते हैं। चर्चा बहुत स्वस्थ वाली होती है हम लोगों की। जैसे नवीन दुबे जी कुशल वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित, अनिरुद्ध रावत जी और सुमन जी जिन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, विक्रम रूसिया और अभी मंच का संचालन कर रहे हमारे परम मित्र डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी और यहाँ तमाम उपस्थित अलग अलग ब्लॉक से एकत्र शिक्षक, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से कई शिक्षकों को यहाँ जानता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ और केंद्र बिंदु लगभग विद्यालय ही होता है। और उसके दौरान हम लोग अलग अलग तरह की चर्चाओं करते हैं, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं संभावित। कार्य जारी है, बदलाव की बात करते हैं और ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ये जानते हैं और पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और अक्सर बोलते भी हैं। वो दिमाग में इस तरह से रचा बसा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो वो बदलाव हम पे भी लागू होते हैं कि हम बदलते परिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं। बदलाव का लाभ इतना है कि शायद हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं, उस तरह का वातावरण सृजित कर पाते हैं जो हमारे वर्तमान आवश्यकताएं हैं। यदि ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ये मन की दुविधाएं हैं। प्रश्न तभी उठते हैं और कक्षा तभी जागृत कहलाती है प्रश्न आए। तो नियुक्ति 4 जनवरी 2006 को इटावा जनपद में हुई थी प्राइमरी और प्रमोशन वहाँ होते ही ट्रांसफर झांसी 2013 में हुआ। 2013 से हस्तनापुर विद्यालय में। और जो सर ने पूछा कि बाकी मेंबर स्टाफ के, हमने आपको बताया था वृक्षारोपण वाला, ये हम लोग का टीम एफर्ट है कि हम लोग इतने पेड़ लगाने में सफल हैं। ये टीम एफर्ट। और स्टार की कहें तो कहते हैं कि सर लीड करिए, जो प्रस्ताव आपका है उन्हें इतना विश्वास हो चुका है कि जो हम रख रहे हैं बात वो निश्चित रूप से बच्चों की और विद्यालय की बेहतरी के लिए होगी। तो वो बढ़ चढ़ के उसमें सपोर्ट करते हैं कि बोले हमारी भूमिका निर्धारित कर दीजिए कि हमें क्या करना है, बाकी बोले हम प्रयास करेंगे। क्यों ये विश्वास कैसे जागृत हुआ? वो रिजल्ट में दिखे। कभी कभी थोड़ा चीजें बदलती भी हैं, जैसे आलोचना। वास्तव में आलोचना इतनी गजब चीज है, गजब है, इतनी गजब
कि दुनिया में शायद आलोचक से बड़ा मोटिवेटर है ही नहीं। बहुत मजा आता है, लेकिन उसको प्रतिक्रिया देने की बजाय आप वो प्रतिक्रिया अपने कार्य में डालें। तो धीरे धीरे उन्होंने रिजल्ट देखे और विश्वास जमा, और वो हमारे साथ बोलिए और उन्हें पूर्ण भरोसा रहता है। अच्छा, फिर बात आई कि आप सहायक रहे या प्रभारी रहे, तो यकीन मानिए सहायक का कार्य तो लगभग पूरी जितने समय से हम सहायक ही रहे, 1 आध साल से प्रभारी रहे होंगे, क्योंकि पता नहीं मजा नहीं आया उसका, क्योंकि वो कक्षा पता नहीं कक्षा खींचती थी कि इधर आओ। तो दूसरे जो प्रभारी रहे उनका भरपूर सहयोग हमें मिलता है। उन्होंने कहा पूरी जिम्मेदारी आपकी, आपको कुछ बेहतर लगता है सोचिए, करिए और बताइए। तो इस तरह से चीजें बढ़ी। तो वाकई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने सोचा और हो गया, परिस्थितियां उसी तरह की जब बनती हैं तो चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं। तो लगभग शुरुआत 3 साल हो गए थे कि मिनिमम 13 से 16 तक सर आते आते छोटे छोटे परिवर्तन करते हुए, तब वो 3 साल बाद दिखना शुरू हुए थे कि हाँ कुछ हो रहा है। तो आप शुरुआत में कभी भी निराश ना होइए, अपनी योजना को 1-1% में तोड़ लीजिए। बड़ी योजना बनाई, उसको 1-1 हिस्से में बांट लीजिए और एक हिस्से में काम करिए। कंसंट्रेशन एक हिस्से को बेहतर बनाइए। आप साल भर में सोच लीजिए कितना विकसित हो सकता है, कुछ 1% को अच्छा बना सकते। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में इस सेमिनार में उपस्थित हमारे राज्य पुरस्कार प्राप्त जो आज के सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में आप लोग आमंत्रित किए गए हैं, राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हमारे सभी शिक्षक, सभी आदर्श शिक्षक, हमारे डायरेक्टर प्रवक्तागण, सामने उपस्थित सभी शिक्षक। तो आज जैसा कि मुझे अभी आप लोगों ने बताया कि आज का टॉपिक आप लोगों का है शिक्षक शिक्षा में बदलाव। शिक्षक शिक्षा में बदलाव, कि जो शिक्षक हैं उनकी जो शिक्षा है उसमें मतलब क्या बदलाव अपेक्षित है और क्या बदलाव होना चाहिए। तो बदलना क्यों जरूरी है? बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चीज़ें व्यवस्था में, प्रकृति में, पूरे वैश्विक परिवेश में, पेडागाजी में जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तनों से यदि हम परिचित नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो हमारे विद्यालयों में अध्ययनरत है वो कैसे अपडेट करेंगे। आज से 500 साल पहले की शिक्षक की अवधारणा, शिक्षक शिक्षा की अवधारणा और आज की शिक्षक शिक्षा की अवधारणा, समय इतना तेजी से परिवर्तनशील हो रहा है कि हमको जो साल मतलब एक बार कुछ दिनों पहले मतलब ट्रेनिंग हो जाती थी, साल 2 साल 4 साल में एक बार ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब ट्रेनिंग निरंतर लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि समय, परिस्थितियाँ, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से परिवर्तित हो रही है कि यदि हम अपने को उस तेजी से अपडेट नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और यदि हम पीछे रह जाएंगे तो हमारे पर जो हमारे बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं वे भी पीछे हो जाएंगे। भारत को जैसा अभी मैडम कह रहे थे कि 2047 में जो विकसित भारत का सपना है, विकसित भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, सक्षम भारत के जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आएंगे? जो आज बच्चे हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, यदि ये सक्षम बनेंगे, समर्थ बनेंगे, आदर्श बनेंगे, तभी जाकर के भारत को विकसित होने का सपना देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक जागृत व्यक्ति ही दूसरे को जगा सकता है। तो शिक्षक इसलिए शिक्षक है क्योंकि वो जगा हुआ है, वो दूसरे को जगाने की मतलब बात को बच्चों को कैसे प्रेरित करेगा, क्योंकि वो प्रेरक है। जैसे अभी आप नोडल टीचर के रूप में आपकी ट्रेनिंग होती है, तो आप नोडल टीचर पहले ट्रेंड रहते हैं, तब दूसरे को आप ट्रेनिंग दे पाते हैं। तो पहले आपको अपने आप को समय के साथ अपडेट करना है। भाई आप आज देख रहे हैं ईरान और अमेरिका इजराइल में युद्ध चल रहा है। आज से 500 साल पहले का जो इतिहास पढ़े हैं, जो पानीपत की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई, रामायण की लड़ाई, जो लोग पढ़े सुने वो उन तरीकों से आज की लड़ाई हो पा रही है। अमेरिका कहाँ है, ईरान कहाँ है, एक दूसरे के बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे हैं।
लेकिन लड़ाई हो रही है। अब ये लड़ाई जो ईरान में थोड़ी ही हो रही है, ये खतरा पूरे विश्व पर है। भाई हम भारत में हैं, हमारा तमाम आप उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, दैनंदिन के जीवन पर पड़ रहा है। यदि मतलब हमारा नेतृत्व यदि उसमें मतलब इन्वॉल्व होता है, हम जानबूझ करके अपने को दूर रख रहे हैं, तो हमको भी अपनी मतलब ये जो आसन्न खतरे हैं इनसे अपने को सक्षम करना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, अपनी संप्रभुता की चिंता करनी पड़ेगी कि हम आने वाले जो इस तरह के खतरे हैं उनमें कैसे हम सर्वाइव कर सकें। क्योंकि पहले जो युद्ध हुए, जो हम जिन युद्धों के कारण या जिन जो परिस्थितियाँ थी उनके कारण जो भारत विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता है। मतलब भारत पर्याप्त संपदावान था, इसलिए भारत पर लोगों के हमले अधिक हुए और भारत बना हुआ। भाई मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल अंग्रेजों तक भारत में कहीं न कहीं समृद्धि थी जो और लोगों को चाहिए थी, जो इसके लिए भारत पर सब आकर्षण का केंद्र था, सब लोग आए। आज वह समृद्धि तेल में है, खनिज में है और LPG, CNG, नेचुरल गैसेज इसमें है, तो इसलिए उनके पास जिनके पास समृद्धि है उन पर खतरे अधिक है। तो वो सुरक्षा है, वो अपनी संप्रभुता है, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके लिए भी हमको अपडेट होना है। और उस टेक्नोलॉजी के साथ जो विश्व में परिस्थितियाँ चल रही हैं, वहाँ युद्ध चल रहा है, हम क्या नया कर सकें कि हमारी दूसरों पर निर्भरता कम हो सके। भाई हम एनर्जी के हमको क्या विकल्प आने वाले समय में होंगे जिससे हम दूसरों पर हमारी निर्भरता कम होगी। ऐसे लोग जो हमको मतलब कहीं न कहीं से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और हम समझौते करते हैं, तो उनसे हम बच पाएंगे। तो ये इसकी अगर मान लीजिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के मन में यह चिंता उत्पन्न कर दें कि उसके लिए उनको प्रयास करने की आवश्यकता है। आने वाले जो बच्चे हमारे विद्यालयों में आज के अध्ययनरत बच्चे हैं, कल वैज्ञानिक बनेंगे, कल नेता बनेंगे, कल प्रशासक बनेंगे, तो उनके मन में यह भाव हो कि मतलब ये जो परिस्थितियाँ हैं उनसे हमारे सामने जो खतरे हैं, जो हमारा नेतृत्व जिनसे जूझ रहा है कि हमारा कोई जहाज वहाँ से आ रहा है और हम 25 दिन में सप्लाई कर देंगे, नेचुरल क्या कहते हैं ये कॉमर्शियल कम करेंगे, घरेलू की अधिक का अधिक ध्यान देंगे, ये खतरे हैं ना। तो आने वाले समय में हमको जो अपने नागरिक तैयार करने हैं, जो हमको वैज्ञानिक तैयार करने हैं, उनको इन चिंताओं से अपडेट करना है, उनको इन चिंताओं के पर उनको तैयार करना है कि जो आज की चिंता है एक भविष्य में इसका समाधान दिया जा सके। जो भविष्य का नेतृत्व, भविष्य का वैज्ञानिक हो, भविष्य का नेता हो, इन समस्याओं को लेकर के एक जिज्ञासा के साथ, एक सामर्थ्य के साथ उतरे समाज में। जैसा कि अभी तक कल का दिन और आज का दिन जो हमारा था शिक्षा में बदलाव के ऊपर आधारित था। अभी तक हम लोगों ने जो भी सुना वो हमारे मंच पर जितने भी सुधीजन बैठे हुए हैं उन्होंने अपने अनुभवों और अपने नवाचारों के माध्यम से आपको बताया कि शिक्षक की शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए। मेरा जो प्रेजेंटेशन है एक्चुअली वो शासन की योजना पर आधारित है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय इसी तरह के कार्यों में बिताया। मैं 3.5 साल आपके जनपद में जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के रूप में भी काम किया, तो लखनऊ से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहा और वहाँ मुझे ये सिखाया गया कि जो आप लोग सोचते हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो शासन की मंशा है उसको भी आपको पूरा करना है। अच्छा, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि चाहे यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर बोल जाएं, चाहे भगवान शंकर बोल जाएं, चाहे कोई बोल जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए सिग्नेचर था। सिग्नेचर के माध्यम से, जैसा कि अभी सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैडम ने भी पूछा नैतिक शिक्षा कैसे दी जाए बच्चों को, तो सुशील जी ने कई तरीके बताए थे अपने प्रेजेंटेशन में कि बच्चों को नैतिक शिक्षा कैसे देनी है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो जब लागू हुई जुलाई 2020 में, तो उसके लिए कितना प्रयास किया गया। आप लोगों ने कभी सोचा है कि 2020 में जो शिक्षा नीति लाई गई, उस शिक्षा नीति को बनाने के लिए शासक ने क्या किया? इसकी स्टार्टिंग हुई थी जनवरी 2015 से।
जनवरी 2015 में शासन ने ये मंशा जाहिर की कि सन 1986 के बाद से कोई भी शिक्षा नीति भारत में लागू नहीं हुई थी। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 1986 और उसको अपग्रेड किया गया था 1992 में सर्व शिक्षा अभियान जब हमारा आया था। उसके बाद से कोई भी बदलाव शिक्षा नीति में नहीं हुए थे। तो शासन ने इस मंशा को समझा और 2015 में शिक्षा नीति के लिए प्रयास किए। तो सबसे पहला काम जो शासन ने किया कि लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया कि क्या होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद एक के कस्तूरी रंगन की समिति बनाई गई, उन्होंने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर कुछ चेंजेस किए गए और फाइनली जुलाई 2020 में शिक्षा नीति लागू हुई। तो शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई उसमें वो हुई थी पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए लागू हुई। तो उसका सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये देखा गया कि बच्चे शिक्षा के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो रहे, शिक्षा को क्यों, जैसे विजय जी ने अपना पहला प्रश्न रखा था कि आज की शिक्षा चुनौतीपूर्ण क्यों हो गई है। तो मेरे हिसाब से और शिक्षा नीति के हिसाब से भी ये समझा गया कि जो हमारी शिक्षा नीति में सबसे खराबी जो आई वो आई 1835 में। आप लोगों ने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। लॉर्ड मैकाले जब आए थे इंडिया में तो उन्होंने एक एजुकेशन सर्वे कराया था। तो जब उन्होंने सर्वे कराया तो उस समय भारत में 7 लाख गांव हुआ करते थे और 13 लाख विद्यालय हुआ करते थे। गुरुकुल और विद्यालय मिलाकर 13 लाख। हम शिक्षा व्यवस्था में कहीं से कमजोर नहीं थे। भारत ही एक ऐसा देश था जो दूसरे देशों को लोगों को पढ़ाता था। आपने तक्षशिला और नालंदा का नाम सुना होगा। वैसे विश्वविद्यालय आज भी कहीं नहीं है, जिनके पुस्तकालय को जलाने में 3.5 महीने लगे थे। वहां की किताबें जब जली तो 3.5 महीने तक अग्नि प्रज्वलित रही थी। तो हम किसी मामले में कहीं से कमजोर नहीं थे। जब अंग्रेज आए और उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने ये देखा कि भारत में जहां पर जाओ कोई छोटा आदमी हो, मझोला आदमी हो, बड़ा आदमी हो, लेकिन वो परेशान नहीं है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति गुरुकुल आधारित थी उसमें हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जैसा मैम कह रही थी अभी कि हम लोगों को नैतिक शिक्षा नहीं सिखाई जा रही है आज के समय में। तो पहले जो हमारे गुरुकुल थे, विद्यालय थे, उनमें हमें चरित्र निर्माण और जीवन जीने की कला के साथ विषय पढ़ाए जाते थे। वो विषय आपके व्यवहारिक हुआ करते थे, उसमें अर्थशास्त्र भी होता था, आपका गृह प्रबंधन भी होता था, वाणिज्य भी होता था, गणित भी होता था, विज्ञान भी होता था। ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती थी और उसके साथ नैतिक शिक्षा कि आपको इस जीवन से कैसे लड़ना है, आप किसी भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से कैसे आपको जूझना है। तो उस समय कोई भी डिप्रेशन नाम की बीमारी का नाम नहीं जानता था, कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करता था। जो आज हम घटनाएं सुनते हैं कि 14-15 साल का बच्चा जो कोटा में तैयारी करने गया, डिप्रेस हो गया और बिल्डिंग से कूद गया, ये घटनाएं कई हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चा हमारा नैतिक रूप से मजबूत नहीं हो रहा है। तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें सबसे पहली चीज यही रखी गई कि शिक्षा को सबसे पहले तो क्षेत्रीय और मातृभाषा में कराया जाए, जिसको बच्चे समझ सकें। जैसा कि अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि हमें उनकी भाषा में बात करना चाहिए। तो हम लोग भी देखिए जनरली जब पढ़ाते हैं सभी शिक्षक तो 1/4 को बोलते हैं 1 पाव, 2.5, 3.5। तो बच्चे उन चीज़ों को समझते हैं क्योंकि वो उनकी लोकल लैंग्वेज है जिसे वो डेली के डेली यूज करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिसको हम कर सकते थे और पूरे भारत में ये चीज़ लागू की गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसको हम खोते जा रहे थे कि हमारे जो शिक्षकों का सम्मान है वो कम होता जा रहा है। तो शिक्षा नीति में ये दूसरी चीज दी गई कि शिक्षकों का सम्मान कैसे बढ़ाया जाए। तो शिक्षकों का सम्मान बढ़ाने के लिए ये देखा गया कि शिक्षक आते कैसे हैं, शिक्षकों की जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसी है। उस चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए कि अभी जो हम डिग्री लेते हैं तो जो हमारे शिक्षक शिक्षा के संस्थान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में एक निर्णय दिया था कि 10,000 संस्थानों पर सर्वे कराया गया, तब ये पाया गया कि ज्यादातर संस्थान डिग्रियां बेच रहे हैं। आपको बीएड करना है, आप बीएड में एडमिशन लीजिए, नॉन गोइंग की फीस दीजिए और आप अपने घर पर बैठ के बीएड का एग्जाम देके बीएड की डिग्री ले लीजिए। तो शिक्षक शिक्षा कहाँ से आए? कहीं से नहीं आ रही है। हमारे पास आगे एक डिग्री, जिस डिग्री के आधार पर हम अप्लाई करते हैं और चयनित होकर शिक्षक बन जाते हैं।
तो जैसा कि मैं डाइट में भी काफ़ी समय रहा, तो जब यहाँ प्रैक्टिकल होते थे तो बच्चों से मैं सिर्फ ये पूछता था कि आपके बीटीसी के जो सेमेस्टर में 2 एग्जाम पेडागोजी के होते हैं उनके नाम बता दीजिए। तो वो नाम नहीं बता पाते थे, उनका सिलेबस तो छोड़िए, आप उनका नाम नहीं बता पाते थे। तो आप सोचिए जब हम उस चीज़ में अंदर जाएंगे ही नहीं तो बाकी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ने से हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जब हम बच्चों की साइकोलॉजी ही नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे चाहते क्या है। ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं, आरटी एक्ट बनाया गया 2009, जिसमें सर अभी बता रहे थे कि मारना बंद करा दिया गया। क्यों करा दिया? उसका कारण हमारे रावत जी ने बताया कि बच्चों के कोमल मन पर प्रभाव पड़ता है। उसमें 2 धाराएं बनाई गई, 17(1) और 17(2। यहाँ शारीरिक प्रताड़ना की बात चल रही थी, मैं उसमें मानसिक प्रताड़ना के बारे में भी आपको बताऊंगा कि नियम यहाँ तक कड़े कर दिए गए हैं कि अगर आप किसी बच्चे को 3 दिन भूल कर देखते हैं तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये क्यों किया जा रहा है? शिक्षक के ये पहले अधिकार हुआ करते थे क्योंकि पेरेंट्स शिक्षक पर भरोसा करते थे, वो अपने बच्चे को सौंप कर जाते थे। ये मैंने खुद अपने शिक्षक काल में देखा है कि वो कह के जाते थे कि सर बच्चा आपका है, हमें तो हार दे दियो, मास आपको है, जो कर रहे हैं वो करियो। तो इतना विश्वास था उन्हें कि शिक्षक जो भी करेगा वो हमारे बच्चे के भले के लिए करेगा। ठीक है, अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। यहाँ फॉन्ट में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। में ये देखा गया कि सबसे पहली कमी क्या हो रही है, बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं वो डिग्रीज लेके आगे जा रहे हैं। फिर जब आपके पास डिग्री होती है तो आप क्या करते हैं? रोजगार की मांग करते हैं, बाकी चीजों में अच्छे हैं। तो जैसा सर ने बताया था कि हमें किसी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहन के लिए सर ने कहा कि कोई नई स्कीम चलाई जाए। तो प्रोत्साहन जब हम करेंगे तो बच्चा कम से कम विद्यालय आना तो शुरू हो जाएगा। हमारा पहला उद्देश्य क्या है कि हर बच्चा विद्यालय आए। दूसरा उद्देश्य उसके पेरेंट्स सजग हो जाए। हमारे बच्चे मैक्सिमम समय की सीमाएं थी, इसलिए मैंने अनुरोध किया था डॉक्टर साहब से कि संक्षिप्त में हमारा अपना व्याख्यान सारगर्भित हमारे शिक्षक साथियों को देकर के उनको मार्गदर्शन करें। आपने बिल्कुल समय सीमा के अंदर ही सारी बात अपनी रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हमारे शिक्षक साथियों को प्राप्त होता रहे। एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम आभार व्यक्त करेंगे। अब उनका क्रियान्वयन करें और अपने स्कूल में भी बच्चों के साथ उसका इम्प्लीमेशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सुनील साहू सर से कि आज के जो हमारे इस सेमिनार के मुख्य वक्ता रहे, मुख्य अतिथि रहे, उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन करें, उन्हें सम्मानित करें। क्रमशः सोनी जी को स्मृति चिन्ह देकर आप सम्मानित कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं कुछ बना रहा हूं। उसकी मिसेज ने कहा कि यदि आप गर्मी का सीजन आ गया है, आप सुराही बनाइए तो ज्यादा अच्छा। तो उसने कहा कि मैं इस मिट्टी से चिलम बना रहा था, तो चिलम मिट्टी से आवाज आई कि मैं खुद जलूंगी और दूसरों को जलाऊंगी, और यदि आप इसे सुराही आप बनाएंगे तो जे भी शीतल होगा और दूसरों को भी शीतलता प्राप्त होगी। यही शिक्षक है, आप मूर्तिकार हैं, आप अपने आप को गढ़ने की कोशिश करें। मैं अब थोड़ा सा लास्ट में एक नई चीज आपको दे करके जा रहा हूं, उस चीज को आप समझें और अन्वेषण की ओर आप थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स रखे हैं। एक यहाँ हाथी रखा हुआ है, एक खरगोश रखा हुआ है और एक आपको मगरमच्छ। मगरमच्छ की कहानी आपने पढ़ी ही होगी
तो मगरमच्छ जैसा सिस्टम को आप थोड़ा दूर करें।